हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, सीडीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के कलेक्शंस मैं लेकर के आती हूँ। इसके पहले मैंने 11 क्लासेस जो है दे दी है। ये 12वें नंबर की क्लासेस है और इसके पहले जो भी क्लासेस मैंने दिए सारे इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू बेस्ड है। उसके साथ ही 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ और इसके साथ ही इसकी जो भी जो है हमारे क्लासेस होंगे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। इसकी टाइमिंग रहती है 12:45 PM पे। ठीक है, दोपहर बजे आप सभी को ये क्लासेस मिल जाती है, दोपहर को डेली इसी टाइम पे मिलती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामयिक या फिर संग्रह। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संग्रह को ही अगर यहाँ पे ऑप्शंस में दे देता, संग्रह की जगह दे देता अगर संचयी, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाता। साथ ही अगर संचयी दे करके न दे देगा, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, तो ये भी आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, यहाँ पे औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी 50 से 59, 70 से 79, 90 से 109, 110 से 129। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 से लेकर के 109। साइमन बी ने परीक्षण का जो प्रयोग उन्होंने किया था, टर्मन ने कब किया था? 1916 में किया था। बुद्धि लब्धि का उन्होंने एक तालिका तैयार किया था जिसमें 130 प्लस जैसे अगर बच्चे का है, जिसमें 121 से लेकर के 130 प्लस है, तो यहाँ पर आप सभी क्या है उसमें उन्होंने माना था जो अगर 130 प्लस माना है फ्रेंड्स, तो ये माना है उन्होंने प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि को। ठीक है, वहीं पे अगर हम 121 से लेकर 130 की बात करें तो ये आ जाते हैं प्रखर बुद्धि में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पूछता है, या फिर प्रतिभाशाली बालक का पूछ लेता, तो प्रतिभाशाली बालक का कितना होता है? 130 से अधिक जो बच्चे का बुद्धि लब्धि होता है वह होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे का। और उसके साथ ही अगर सामान्य बुद्धि की बात करें तो 91 से लेकर के 110 जो होता है वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों का होता है। ये दो क्वेश्चंस ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 से लेकर 109। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बैंडोरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा सीखना या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, पियाजे से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और पियाजे से क्वेश्चंस जो है वो बनते भी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कुछ भी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप सभी को इसके बारे में नहीं पता है तो आप सभी की ट्रिक मैं बता देती हूँ। यहाँ पे अमूर्त तर्क की बात की गई और बच्चा कब अमूर्त तर्क करता है? जब वो औपचारिक संक्रिया अवस्था में थी। यह इनकी जो है 4th अवस्था है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है, इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, या बोलते हैं इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहली अवस्था इनकी इंद्रियगामक, दूसरा है इनका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है इनका मूर्त संक्रियात्मक और चौथा इनका औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम झा के कोटेशन की बात करें तो इन्होंने इनकी एक परिभाषा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध द्वारा, मार्गांतीकरण के द्वारा, विलयन के द्वारा या फिर नवीनीकरण के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर इसका राइट आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्गांतीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या फिर शिक्षक योग्यता। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक की योग्यता। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑप्शंस नहीं होगा। इसमें जो है भूलने की प्रक्रिया में शिक्षक का कोई भी रोल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भूल रहा है तो इसमें किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया, यानी कि इसमें शिक्षक का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्पीयरमैन ने के अनुसार तर्क की करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। इन्होंने 2 कारक दिए हैं, आप सभी को स्पीयरमैन के बारे में पता होगा। इन्होंने एक कारक माना है एस कारक सिद्धांत
और उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत बताया है जिसमें उन्होंने माना है जी कारक तत्व। ठीक है, जी कारक। तो यहाँ पे सामान्य कारक की जब बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को सामान्य कारक न मानकर इसको जी कारक सिद्धांत के अंतर्गत रखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको इन्होंने जी कारक सिद्धांत के अंतर्गत माना है। तो जी कारक सिद्धांत में जो है तर्क करने की क्षमता जो है विकसित होती है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि तर्क करने की क्षमता जो होती है वो जी कारक में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तित्व विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब द्वितत्व का पूछा है तो आप सभी को बता दें, इसके पहले भी मैंने आप सभी को बताया है जी कारक और जी फैक्टर और एस फैक्टर, और किसका दिया गया है? स्पीयरमैन का। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सभी को इन दोनों के बारे में बता दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही आप देख सकते हैं ये जो मैंने बताया है ना, ये एक ही जो है पेपर पैटर्न से पेपर से लिया गया है। तो यानी 2 क्वेश्चन एक स्पीयरमैन से क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण करना या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? यह क्वेश्चन काफी रिपीटेड होती है, ये तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। साथ ही जो सीखने की जो नियम दिए हैं थार्डनाइक ने 3, वो भी क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैं कहती हूँ काफ़ी बार रिपीट होते हैं, उसके पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो उसको एकदम से रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, किसी भी तरीके से अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा कि वो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व के संबंध में ये जो परिभाषा दिया गया है, ये परिभाषा किसका है फ्रेंड्स? तो आप सभी को बता दें, ये परिभाषा दिया है आलपोर्ट वैज्ञानिक ने, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जो व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाएं जो होती हैं वह गतिशील संगठन जो पर्यावरण के साथ ही अद्वितीय रूप से सामंजस्य स्थापित करते हैं वो होते हैं व्यक्तित्व। तो किसने कहा है? आलपोर्ट वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वैज्ञानिक का नाम भी दे करके क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिलाओं में होते हैं। आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, जो मनुष्य में होता है वो क्या होता है, आदमियों में, पुरुषों में ज़्यादातर XY गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में क्या होता है? स्त्रियों में होता है XX गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, यहाँ पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या फिर मानक विचलन। ऑप्शन नंबर सी यानी मध्यांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मध्यांक के सूत्र की बात करें तो मध्यांक कैसे निकालते हैं? n/2 पद। आप सभी को ये पता होना चाहिए। इसमें जो है मध्यांक में जो है इसका इस तरीके से रख के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चंस मध्यांक से पूछ रहा है तब। अभी तो सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से लाइन बाय क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है आकृति, संभाकृति, गुप्ताक्षर आकृति या स्वलिखित आकृति। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप सभी को टफ लग सकता है, पर कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चंस को आपको कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक तरीके से मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जो आवृत्ति वितरण जो होता है उसको रेखाचित्र या प्रदर्शित करने की जो विधियाँ होती है उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, मतलब 4-5 ऑप्शंस रहते हैं जिसमें से आपको चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो भी होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही एक लाइक जरूर करिएगा। इतनी मेहनत मैं आप सभी के लिए करती हूँ ताकि आप जो है अच्छा स्कोर इस बार यूपी टेट में कर पाए। आगामी एग्जाम के लिए जो है सुपर टेट अगर आज अभी न आया, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है सुपर टेट की बात की गई थी, लेकिन अभी सुपर टेट के बारे में जो है TGT PGT के CT के बारे में बात की गई है, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन प्राइमरी की टीचर की बात अभी नहीं की गई है। लेकिन अगर आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता चल चुका है कि यूपी टेट जो है अब लाइफ टाइम के लिए हो गया है, तो आप अच्छे से अगर स्कोर कर पाएंगे तो आपके लिए आगामी के लिए अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।